स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Why did Indira Gandhi hate the judiciary? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। 18 मार्च 1975 सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 15 नंबर कोर्ट रूम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के कोर्ट में आते ही वहां मौजूद तकरीबन 150 लोग उनके सामने खड़े हो गए। इसके कुछ ही पल बाद देश की प्रधानमंत्री अदालत में पेश होती हैं और जज साहब आदेश देते हैं कि पीएम की सिक्योरिटी का आना मना है। लिहाजा कोर्टरूम में मौजूद सभी वकील एक सुरक्षा घेरा बनाकर पीएम को कोर्टरूम तक लाते हैं। बाहर जिस शख्स की एक नजर उठते ही लाखों लोग अपनी जगह छोड़ देते थे, कोर्टरूम में उनमें से एक भी नहीं उठा। कारण था जज साहब का एक और आदेश कि यह मेरा कोर्ट है और यहां सिर्फ जज के लिए सीट छोड़ी जाती है। पीएम के वकील SC खरे ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश जरूर की, लेकिन पूरी तरह खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सके। कोर्टरूम का यह नजारा देखकर प्रधानमंत्री हैरत में पड़ गई। कोर्ट अर्दली ने उन्हें कटघरे में आने का इशारा किया। प्रधानमंत्री कटघरे में कुछ देर यूं ही खड़ी रहीं। बहरहाल एक आखिरी आदेश और वो था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलेगी जो वकील की कुर्सियों से थोड़ी ऊंची होगी, लेकिन इतनी नहीं कि जज की कुर्सी से ऊंची हो जाए। दोस्तों, ये थी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अक्सर इंदिरा गांधी का नाम आते ही एक मजबूत इरादों वाली और ऊर्जावान महिला की छवि सामने आती है। देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी और आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ने देश को नई दिशा दी, तो वहीं इनके काफी फैसले विवाद का विषय भी बने। न्यायपालिका और इंदिरा के बीच का टकराव किसी से छिपा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और न्यायपालिका के बीच के टकराव के बारे में ही बात करेंगे। इंदिरा गांधीज इंटरफेरेंस इन जुडिशरी बिफोर इमरजेंसी। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी पहली बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठी। जिस समय वो देश की प्रधानमंत्री बनी, उस दौरान उनकी पार्टी के लोग ही उन पर विश्वास नहीं करते थे और अक्सर उनका गूंगी गुड़िया कहकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन किसे पता था कि ये गूंगी गुड़िया एक दिन किसी तानाशाह की तरफ फैसले करने लगेगी। पीएम इंदिरा गांधी ने न सिर्फ देशवासियों की आजादी को कंट्रोल करने की कोशिश की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की आजादी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए पीएम इंदिरा गांधी ने कई ऐसे फैसले लेने शुरू किए जिससे न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव कई मामलों में देखने को मिला। देश में फैली गरीबी को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के साथ ही इस टकराव की शुरुआत हुई। दरअसल पीएम इंदिरा गांधी के कुछ ऐसे फैसले थे जिनके खिलाफ जुडिशरी ने फैसले सुनाए। इसी वजह से पीएम इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा कि बिना जुडिशरी को कंट्रोल किए वो अपने हिसाब से देश को नहीं चला पाएंगी। दोस्तों, पीएम इंदिरा गांधी की न्यायपालिका में दखलंदाजी की शुरुआत हुई 19 जुलाई 1969 से। इस दिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया। यह अध्यादेश देश के 14 प्राइवेट बैंक्स के नेशनलाइजेशन के लिए था। इन 14 बैंक्स में देश का करीब 70% पैसा जमा था। सरकार के इस फैसले ने आम नागरिकों का दिल जीत लिया। अध्यादेश पारित होने के बाद इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। सरकार का यह कहना था कि ऐसा उन्होंने आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया है, जिसके खिलाफ RC कूपर ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज की। यह मामला करीब फरवरी 1970 तक चला। 11 जजेस की बेंच ने मामले में फैसला सुनाते हुए लैंडमार्क जजमेंट दिया और इस अध्यादेश को 10:1 के बहुमत से खारिज कर दिया। बैंक नेशनलाइजेशन को खारिज करते हुए अदालत ने व्यवस्था दी थी कि अगर किसी की संपत्ति जब्त होती है तो संविधान मुआवजे की गारंटी देता है। जिस एक जज ने इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया था वो थे A.N. रे, जिनका नाम इस इंटरफेरेंस में बार बार आएगा, क्योंकि उस दौर में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल जज माना गया। इस फैसले ने इंदिरा गांधी को बड़ा झटका दिया था। गरीबी हटाओ के नाम पर इंदिरा गांधी को अब तक जुडिशरी से एक बड़ी हार मिल चुकी थी, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी और साल 1971 में इंदिरा गांधी ने आजादी के बाद भी राजघरानों को मिलने वाले प्रिवी पर्स यानी फाइनेंशियल हेल्प के प्रोविजन को भी खत्म करने का फैसला किया, जिसके लिए लोकसभा में तो सरकार को बहुमत मिल गया, लेकिन सरकार का यह प्रोविजन राज्यसभा में एक वोट से पास नहीं हुआ।
जिसके बाद इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति वीवी गिरी से एक अध्यादेश जारी करवाया, जिसकी मदद से प्रिवी पर्स को खत्म करने की शुरुआत हुई। लेकिन उससे पहले ही यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के इस अध्यादेश पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी के लिए यह दूसरा सबसे बड़ा झटका था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने पक्के मन से जुडिशरी को कंट्रोल करने का मन बना लिया। 5 नवंबर 1971 को संविधान में बदलाव के लिए 24th अमेंडमेंट लाया गया। इसमें कहा गया कि देश की संसद कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में बदलाव कर सकती है। इसके साथ ही अप्रैल 1972 में 25th अमेंडमेंट लाया गया। इसके तहत प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल किया गया और कहा गया कि पब्लिक यूज के लिए अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है तो कॉम्पेंसेशन अमाउंट सरकार ही तय करेगी। उसमें कोर्ट किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इसके साथ ही 26th अमेंडमेंट प्रिवी पर्स के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए था। यानी 26th अमेंडमेंट की मदद से आखिरकार इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की रोक को खत्म कर दिया। ऐसा करके इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट से सीधे टकरा गई। क्योंकि ये सभी अमेंडमेंट्स एक तरह से 1967 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए लैंडमार्क फैसले को पलटने वाले साबित हुए। दरअसल 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार लोगों के मूल अधिकार में कोई बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन नए संशोधनों के द्वारा इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट को अंगूठा दिखाने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने असली चुनौती थी कि किसी तरह से इंदिरा को संविधान के मूल अधिकारों में बदलाव करने से रोका जाए, क्योंकि 24वें संविधान अमेंडमेंट की वजह से देश की संसद के पास अब यह अधिकार था कि वो किसी भी तरह के कानून बना सकती है या पुराने कानून में बदलाव कर सकती है, जो कि इंदिरा गांधी के तानाशाह बनने में सबसे ज्यादा मदद करने वाला संविधान अमेंडमेंट साबित हो सकता था। लेकिन फिर आया केशवानंद भारती केस, जिसने न सिर्फ भारत के संविधान को बचाया बल्कि उसके साथ इंदिरा गांधी के वन पार्टी रूल के सपने को भी खत्म कर दिया। इसीलिए आजादी के बाद भारत के इतिहास में केशवानंद भारती केस सबसे बड़ा केस माना जाता है। दरअसल हुआ यह कि सरकार के इस संवैधानिक संशोधन के बाद केरल के एक मठ प्रमुख केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनके संस्थान के मैनेजमेंट का अधिकार उनका है, जबकि केरल सरकार उनसे ये जमीन लेना चाहती है। इसी केस के जरिए सरकार के संविधान अमेंडमेंट के असीमित अधिकार को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे दी गई। दोस्तों, इस केस को सुप्रीम कोर्ट में नानी पालखीवाला, फाली नरीमन और सोली सोराबजी ने सरकार के खिलाफ लड़ा। केशवानंद भारती केस का विषय अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के अमेंडमेंट की शक्तियों के परीक्षण से संबंधित था। यानी अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में अमेंडमेंट के अधिकार की सीमाएं क्या हैं, इस बात का परीक्षण होना था। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में अमेंडमेंट की असीमित शक्ति है? क्या संविधान अमेंडमेंट के जरिए मौलिक अधिकार भी निरस्त किए जा सकते हैं? और संविधान अमेंडमेंट की सीमाएं क्या होनी चाहिए? केशवानंद भारती केस में सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या सरकार संविधान की मूल संरचना को बदल सकती है? इस केस की सुनवाई के लिए 13 जजों की संवैधानिक बेंच का गठन किया गया, क्योंकि इसमें गोलकनाथ केस के भी रेफरेंस थे, जिसमें 11 जजों की बेंच बनाई गई थी। 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने 7:6 की बहुमत से इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि पार्लियामेंट को संविधान में अमेंडमेंट का अधिकार है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी शामिल हैं। यानी एक तरह से संविधान अमेंडमेंट की सीमा तय करते हुए उसे फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करने से दूर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान अमेंडमेंट कर बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे में ना तो छेड़छाड़ हो सकती है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार होगा कि वो संविधान अमेंडमेंट की संवैधानिकता को परखेगा। मूलभूत ढांचा क्या है, इस पर जजों ने अलग से अपनी राय दी थी। ज्यादातर जजों ने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को संविधान का मूलभूत ढांचा माना था। यह फैसला कई मायनों में बेहद संतुलित और महत्वपूर्ण था। आजाद हिंदुस्तान में सबसे लंबी 68 दिन इसी केस की सुनवाई चली थी और असंवैधानिक बेंच का जो फैसला हुआ वो भारतीय न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इस फैसले ने एक तरह से इंदिरा गांधी को घुटने पर ला दिया था। इसके बाद इंदिरा कानून बदलकर अपने मुताबिक फैसला नहीं ले सकती थी। इसकी 2 वजहें थी। पहला कि कानून के जरिए लोगों के अधिकारों को छीनने और संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
और दूसरा कि सरकार अगर कानून बदलती है तो अब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करके उसे पलट सकता था। इसके बाद कोर्ट की सारी पावर वापस से रिस्टोर हो चुकी थी और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और न्यायपालिका के बीच का यह टकराव बढ़ता जा रहा था। इतना सब होने के बावजूद इंदिरा गांधी कहां चुप बैठने वाली थी। केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद इंदिरा न्यायपालिका को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। इंदिरा गांधी ने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के कस्टोडियन बन जाते हैं। नतीजतन इंदिरा गांधी ने 25 अप्रैल 1973 को सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले 3 डिसेंटिंग सीनियर जजेस को नजरअंदाज करते हुए जस्टिस ए.एन. रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना डाला। दोस्तों, ये वही ए.एन. रे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी से जुड़े हर केस में उनके पक्ष में फैसला दिया था, और वही हुआ जिसके लिए ए.एन. रे को पीएम इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस बनाया था। सीजेआई बनते ही ए.एन. रे ने केशवानंद भारती केस के फैसले की समीक्षा के लिए एक बार फिर से 13 जजों की बेंच बना दी। इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि आखिरकार इंदिरा का प्लान सफल हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई जज चीफ जस्टिस ए.एन. रे के इस फैसले के खिलाफ हो गए। अपने साथियों के दबाव की वजह से आखिरकार ए.एन. रे ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस तरह एक बार फिर से संविधान की जीत हुई। अपने पसंदीदा जज ए.एन. रे को चीफ जस्टिस बनाकर इंदिरा ने न्यायपालिका में बैठे लोगों को एक संकेत देने की कोशिश की थी कि पावर अभी भी उनके हाथ में है। लेकिन 2 साल बाद ही इंदिरा का यह फॉर्मूला फेल हो गया और इस बार इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट के बजाय एक हाई कोर्ट ने झटका दिया था। इसी वजह से देश में आपातकाल की कहानी भी बुनी गई। दरअसल 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में धांधली करने के आरोप में इंदिरा गांधी की जीत को रद्द कर दिया। अब इंदिरा अपने पद पर नहीं रह सकती थी। उनके पास संविधान में अमेंडमेंट करने के ज्यादातर रास्ते भी बंद हो गए थे। इस तरह से जुडिशरी ने पहली बार डायरेक्ट इंदिरा गांधी को झटका दिया था। दोस्तों, इस मामले की शुरुआत भी 1971 के चुनाव के बाद ही हुई। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को चमत्कारी जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े अंतर से जीती थी। लेकिन इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंद्वी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत याचिका दायर की। आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी अफसरों की मदद ली। इसके साथ ही सेना के जवानों और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से रायबरेली में रैलियां की। इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार के होम सेक्रेटरी की मदद से अपनी रैलियों में लाउड स्पीकर लगवाए, यहां तक कि वोटर्स को रिझाने के लिए शराब, धोती और कंबल तक बांटे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के अनुसार अगर प्रतिनिधि करप्शन का दोषी पाया जाता है तो चुनाव निरस्त किया जा सकता है। इस केस में ऐसा पहली बार हुआ जब हाईकोर्ट ने खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में मौजूद होने को कहा। मामले की सुनवाई हुई और 12 जून 1975 को जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते हुए उनका इलेक्शन कैंसिल कर दिया और इंदिरा गांधी को अगले 6 सालों तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी के करीबी रहे आर.के. धवन ने सालों बाद आउटलुक पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में उस सुबह इंदिरा गांधी की मनोदशा का जिक्र किया था। तब वे दिल्ली के अपने दफ्तर में बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रही थी। इलाहाबाद से आए फोन को सुनते ही वो इतने गुस्से में आ गईं कि उन्होंने बेहद जोर से रिसीवर ही पटक दिया। मेज पर रखा पानी का गिलास पिया और कुर्सी से उठकर सिर्फ एक वाक्य बोला, इतनी आसानी से मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। कार में बैठी और अपने पीएम आवास चली गईं। इसके बाद इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने 24 जून 1975 को उस फैसले पर कुछ समय के लिए रोक लगाते हुए फैसला दिया कि वो पीएम पद पर तो बनी रह सकती हैं, लेकिन अंतिम फैसला आने तक वो न तो संसदीय कार्रवाई की वोटिंग में हिस्सा लेंगी और न ही बतौर सांसद उन्हें वेतन मिलेगा। लेकिन शायद इंदिरा इस राहत से भी खुश नहीं थी। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही संविधान में एक और संशोधन कर चुकी थी।
इस 38वें अमेंडमेंट के मुताबिक न्यायपालिका से इमरजेंसी की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। यानी इमरजेंसी के समय कोर्ट किसी भी तरह के सरकारी फैसले की समीक्षा नहीं कर सकती। इस तरह से इमरजेंसी में कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए गए। इसके साथ ही गुस्से में चूर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया। हालांकि यह सलाह इंदिरा के क्लोजेस्ट एडवाइजर सिद्धार्थ शंकर रे ने दी थी। सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा था कि वो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दें। इंदिरा गांधी अपने अपमान से इतने गुस्से में थी कि अगले दिन ही उन्होंने बिना कैबिनेट की फॉर्मल मीटिंग के इमरजेंसी लगाने की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352(1) के तहत 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में ही अपने साइन कर डाले। बता दें कि इस आर्टिकल के अनुसार अगर देश के राष्ट्रपति को लगता है कि देश में कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होने का खतरा है, तो वो देश में इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं और इस तरह देश में पहला इमरजेंसी लागू हो गया। इंदिरा गांधीज इंटरफेरेंस इन जुडिशरी ड्यूरिंग इमरजेंसी। दोस्तों, 25 और 26 तारीख की आधी रात को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी और रातों रात देश की कानून व्यवस्था बदल गई। बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रहा संविधान में बदलाव। वैसे संविधान में हुए कुल संशोधनों का औसत निकाला जाए तो उस लिहाज से हर साल 2 अमेंडमेंट होते हैं। कानून के जानकार मानते हैं कि ये अमेंडमेंट संविधान के समय के साथ साथ मजबूत करते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान हुए संशोधनों के बारे में कह सकते हैं कि इस दौरान हुए अमेंडमेंट पूरी तरह पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किए गए थे। इमरजेंसी के दौरान संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए कि इसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फरमानों के आगे घुटने टेक दिए और देश के नागरिकों से शिकायत निवारण की उनकी अंतिम उम्मीद को लूट लिया। आपातकाल के दौरान 42वें अमेंडमेंट के सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रेफरेंस देना। इस प्रोविजन के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। दरअसल वो इंदिरा गांधी की तानाशाही का दौर था। जैसा कि हर तानाशाह का उद्देश्य होता है कि वो विरोध में उठ रही आवाजों को दबा दे और आम जनमानस से अपने बारे में अच्छा नजरिया प्राप्त करे। इसलिए इंदिरा गांधी का उद्देश्य भी यही था। इसके साथ ही इस अमेंडमेंट ने न्यायपालिका को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। वहीं विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं। अब केंद्र सरकार को यह भी शक्ति थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी। दूसरी तरफ राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। इस अमेंडमेंट के बाद विधायिका द्वारा किए गए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को किसी भी आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। साथ ही सांसदों और विधायकों की सदस्यता को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किसी विवाद की स्थिति में उनकी सदस्यता पर फैसले लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दे दिया गया और संसद का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। प्रेस सेंसर लगा दिया गया और विपक्ष के सैकड़ों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ऐसे समय में जब जुडिशरी की रक्षक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया, तब हाई कोर्ट ने हमारी फंडामेंटल राइट्स को बचाने की जिम्मेदारी उठाई और पीएम इंदिरा गांधी से लोहा लेने की सोची। खासतौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस कांतावाला और जस्टिस तुलजा पुलकर आगे आए। ये संविधान के असली चौकीदार बनकर सामने आए। कई केस में जजेस को ट्रांसफर करने की भी धमकी दी गई। एक केस में तो जस्टिस मुखी को अचानक कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें यह बात सुनकर इतना बड़ा झटका लगा कि सितंबर 1976 को उनका देहांत हो गया। देश के सभी हाईकोर्ट ने यह माना कि देश की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन देश के नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ए.एन. रे ने इन सारी जजमेंट्स को ओवररूल करके कोर्ट के दरवाजे आम नागरिकों के लिए बंद कर दिए। देश भर के सभी हाईकोर्ट्स ने हेबियस कॉर्पस पिटीशन को एक्सेप्ट किया, जिसका मतलब था कि डिटेन्ड अपने केस के दौरान कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं। यही नहीं, डिटेनीज को भी अपना खाना अरेंज करने के लिए पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की भी इजाजत दी गई। हाईकोर्ट को और इंडियन डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी बचाने के लिए हाईकोर्ट की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया।
इस केस को फेमसली हेबियस कॉर्पस केस भी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने डिसीजन लेते हुए कहा कि इमरजेंसी के समय आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लागू नहीं होती है। बता दें कि इस बेंच में चीफ जस्टिस और इंदिरा गांधी के सबसे चहेते A.N. रे और Y.V. चंद्रचूड़ भी मौजूद थे और उन्होंने ही यह फैसला सुनाया था। उस दौरान सॉलिसिटर जनरल नीरेन डे ने कहा कि इमरजेंसी के चलते किसी की गैर कानूनी तौर पर जान भी ली जाए तो उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी सॉलिसिटर जनरल ने इतनी इनसेंसिटिव बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रखी हो। इमरजेंसी का यह समय जुडिशरी का सबसे डार्केस्ट समय माना जाता है, क्योंकि इस समय न्याय और संविधान का चौकीदार यानी सुप्रीम कोर्ट सो रहा था और हमारी डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ रही थीं। आखिरकार इंदिरा गांधी ने ही लोकसभा को भंग किया और 18 जनवरी 1977 को नए चुनाव की घोषणा कर दी। तमाम राजनीतिक कैदियों को भी रिहा कर दिया गया और देश चुनाव की तैयारियां करने लगा। मार्च में हुए चुनाव में 4 अलग अलग दलों से बने गठबंधन जनता पार्टी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। हालांकि नई सरकार कम वक्त चली और अपने ही कॉन्ट्रडिक्शंस के चलते 3 साल में ही गिर गई और 1980 में इंदिरा गांधी और कांग्रेस फिर सत्ता में वापस आए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट क्यों चला। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समर्पित अफसरशाही और समर्पित न्यायपालिका चाहती थी और जुडिशरी ने जब उनको ऐसा करने से रोका तो उनका टकराव शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, टकराव और अधिकार की इस लड़ाई में जीत हमेशा सही की हुई, लोकतंत्र की ही हुई और आज भी इंडियन जुडिशरी उसी तरह से लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैनात है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।